हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। हम लाइव आ चुके हैं, आपकी क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू कर सकें। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का, बाकी सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ताकि 2 मिनट में वे ज्वाइन कर ले और हम जो क्लास है वो शुरू करें। और देखो, मैंने ग्रुप में 2 पीडीएफ शेयर किए हैं। एक तो वे जो जब मैं अपनी तैयारी करती थी नेट की, तो मैं जो मॉक टेस्ट है ऐसे लगाती थी, जो अलग अलग जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे टीचर हैं उनके जो मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो मैं आपको डायरेक्टली सेंड कर देती हूँ, कर रही हूँ। आपको वो करने हैं, प्रैक्टिस करनी है उनकी, ठीक है। और मैं आपको कल्चरल और जो हमारा सोशल ज्योग्राफी है उसके कुछ क्वेश्चन से सेंड करूंगी ग्रुप में। वही जो क्वेश्चन है रिपीटेड आते हैं, आपको वो करने हैं, ठीक है। और अगर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग जो हमारा हो चुका है उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो एक 1 मिनट के लिए और वेट करते हैं और उसके बाद हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। और आई होप आप लोगों ने जो अपने नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर लिए होंगे। जो भी आपकी जो 5 यूनिट 4 यूनिट कंप्लीट हो गई, आपकी 5th यूनिट चल रही है, आपने उनके नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे और आपकी रिवीजन चल रही होगी, मॉक टेस्ट भी कर रहे होगे आप। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। देखो, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था नेचुरल ग्रोथ रेट। अब ये नेचुरल ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। नेचुरल ग्रोथ रेट का जो फॉर्मूला होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है। और इन देखो ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन द अनएब्जॉर्ब बर्थ रेट एंड खाली ईयर ऑफ डेथ रेट। एक साल में बर्थ रेट और जो डेथ रेट है उसके डिफरेंस को हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। और इंडिया का जो नेचुरल ग्रोथ रेट है आपको याद रखना है, 2011 का हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है, 14 पॉइंट्स है। आपसे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2001 का डाटा और 2011 का जो डाटा उसको कंपैरिजन करके भी पूछा जा सकता है। तो आपको 2011 का याद रखना है और 2001 का जब हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे वो सारा डाटा मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो जो हमारी इंडिया है, इंडिया का जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो है 14.7। अब है हमारा जनरल बर्थ रेट। अभी जनरल बर्थ रेट क्या होता है, यानी कि जैसे हमारी सेम हमारा इसमें फॉर्मूला क्या है जनरल बर्थ रेट का, कि किसी क्षेत्र विशेष में जीवित जीवों की संख्या, यानी कि जो हमारे लिविंग है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर कितने बर्थ हुए हैं, कितना जन्म हुआ है, ठीक है। और उसी ईयर की मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन 15 से 49 साल की को इंक्लूड किया जाता है और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जनरल जो हमारा बर्थ रेट है हमारा निकल आता है। अब अगर मैं जनरल डेथ रेट की बात करूँ तो जो हमारी जनरल डेथ रेट है वो भी सेम है। जनरल डेथ रेट में यहाँ बर्थ की जगह क्या हो जाएगा, डेथ, नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर, और फिर मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है, फिर वही आएगा, सेम है आपका। उसके बाद है,
टोटल फर्टिलिटी रेट। ये टोटल फर्टिलिटी रेट याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। TFR जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये आपको याद रखना है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? कुल प्रजनन दर, इसका हिंदी में। ये वो बच्चों की वो संख्या होती है जो किसी भी स्त्री की पूरी जो प्रजनन जो काल होता है उसमें जो बच्चे होते हैं उसको बोला जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। और जो एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो कितनी है? 2.3। ठीक है, उसके बाद है हमारा फर्टिलिटी रेशियो या चाइल्ड फर्टिलिटी रेशियो। तो हमारा जो फर्टिलिटी रेशियो है वो क्या है? इसमें हम सबसे पहले तो ये बात याद रखना है, इसमें हम 5 साल से जो नीचे के बच्चे होते हैं उनको हम इसमें क्या है शामिल करते हैं। ठीक है, 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को वुमेन रेशियो, ओनली वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज आर इंक्लूड। देखो फर्टिलिटी रेशियो ये इसमें है ना, सिर्फ वे वुमेन आएंगी जो प्रेग्नेंट है या बच्चों को जन्म देती है, जो बच्चों को जन्म देती है अपने प्रजनन दर में, सिर्फ उन महिलाओं को शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? चाइल्ड एज 0 से 4, यानी कि जो 5 साल है ना, 5 साल से नीचे वाले बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। और वुमेन एज 15 से 49 इंटू में 1000। ठीक है, तो इससे क्या निकल आता है हमारा चाइल्ड वुमेन रेशियो। जैसे ये देखो यहाँ पे 0 से 4 के बच्चे 71 + 70 इतने हैं, और हमारी वुमेन जो 15 से 49 के बीच में है वो है इतनी, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो हमारा क्या निकल आता है? चाइल्ड वुमेन रेशियो। इसमें क्या बोल रखा है कि यहाँ प्रजनन आयु 15, देखो पहले कितनी थी? 15 से 44 थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 15-49 कर दिया है, क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें निम्न आयु वर्ग के बच्चे शामिल है। ठीक है, और इसमें कितने एज ऑफ 5 हु वुड हैव बीन बोर्न व्हेन देयर मदर वर लेस देन 5 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो इसमें बच्चे क्या है? 5 वर्ष की आयु के, तो जब वे पैदा हुए होंगे तब उनकी माताएं 5 वर्ष से कम की थी। ठीक है, तो क्या है? जो 5 साल से नीचे वाले बच्चों को इंक्लूड किया और 15 से 49 को इंक्लूड किया गया। इसमें आपको इनके क्या फॉर्मूले याद रखने हैं। ये देखो इसमें वही बात है कि प्राय आयु वर्ग को 5 वर्ष के अंतराल पर प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जो एज ग्रुप है उसको क्या है 5-5 के इंटरवल पर शो किया जाता है। और यहाँ पे क्या होते हैं? 1 वर्ष या उससे कम की तुलना में 0 से 4 वर्ष की आयु में अंडर मार्किंग की संभावना कम होती है। देयर इज लेस चांस ऑफ अंडर मार्किंग इन द एज ऑफ पीरियड ऑफ 0 to 4, यानी कि जो अंडर मार्किंग की जो चांस है वो कम होते हैं इसमें। और जैसे जैसे हमारा जो ये अंश, यानी कि अंश क्या होता है? जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे जैसे हमारा जो अंश है वो लार्जर होता जाता है, जो रेशियो है वो ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होने लगता है। ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको बताने के लिए है। आपको मेन जो याद रखना है इसमें, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट सेम हमारा है हमारे अशोधित जन्म दर जैसा, नंबर जितने हमारे जन्म हुए हैं डिवाइड किया जाता है उससे 15 से 49 साल के जो बच्चे हैं इंटू में 1000। ठीक है, अब है हमारा एज स्पेसिफिक बर्थ रेट। अब एज स्पेसिफिक बर्थ रेट का कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप को जब हम कवर करते हैं, या जैसे हमने कवर कर दिया 15 से 49 कर दिया, 10 से 14 कर दिया, 15 से 19 कर दिया, तो जब हम एज स्पेसिफिक बर्थ रेट की बात करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका देखो ये फॉर्मूला दे रखा है, ये आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द ईयर टू वुमेन इन द एज इंटरवल, और फिर उस साल की मिड फीमेल पॉपुलेशन, और के यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी कांस्टेंट क्या है 1000। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्टैंडर्ड बर्थ रेट। जो स्टैंडर्ड बर्थ रेट है क्या है? ये हम एज स्पेसिफिक बर्थ रेट से निकालते हैं हम। और सभी आयु, इसका क्या फॉर्मूला है? सभी जो आयु है ना, सभी आयु वर्गों की संभावित जन्म दर को जोड़कर, यानी कि जो हमारे सभी एज वाले हैं ना, जैसे हमने अभी आपको पता है ये स्टैंडर्ड बर्थ रेट किससे निकाला जाता है? हमारा एज स्पेसिफिक से। तो सभी एज वालों की पॉपुलेशन को जोड़ के उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल पॉपुलेशन से, इनटू में क्या होता है 1000। ठीक है, पोटेंशियल बर्थ रेट ऑफ ऑल एज ग्रुप आर एडेड अप एंड डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। ये फॉर्मूला है इसका, और आपको ये क्या है याद रखना। और इससे हमारा क्या निकल जाती है? इससे हमारी निकल जाती है स्टैंडर्ड बर्थ रेट।
ठीक है। स्टैंडर्ड बर्थ रेट इज एक्सपेक्टेड बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है। उसके ये हाँ स्टैंडर्ड बर्थ रेट को हिंदी में बोलते हैं मानक जन्म दर, ठीक है। और जो मानक जन्म दर है उसकी गणना हम आयु विशिष्ट जन्म दर की सहायता से करते हैं, यानी कि हमारा एज स्पेसिफिक रेट से। उसके बाद एक होता है हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट वैसे मैंने आपको बता दिया, टोटल फर्टिलिटी रेट वो रेट होता है जो एक महिला के पूरी प्रजनन जो काल होता है उसमें जो बच्चे होते हैं उसको बोला जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ कोहोर्ट ऑफ वुमेन वुड बियर इन द सर्वाइव थ्रू द एंटायर रिप्रोडक्टिव एज। अपनी पूरे रिप्रोडक्टिव एज में जो बर्थ देती है उसको बोला जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो एवरेज मैंने बताया है आपको 2.3, ठीक है। उसके बाद है हमारा रिप्रोडक्शन या रिप्लेसमेंट लेवल। जो हमारा रिप्रोडक्शन लेवल है उसको हम क्या है, रिप्रोडक्शन लेवल को हम रिप्लेसमेंट रेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन रेट क्या है? ये दूसरा मेथड है जिससे हम प्रोडक्टिविटी को मेथड जो है मेजर करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन और रिप्लेसमेंट रेट भी कहते हैं। और ये किसका रेशियो है? नंबर ऑफ, ये देखो यहाँ पे है इसका फॉर्मूला, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम एज ग्रुप टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। तो क्या है? सेम ग्रुप के जो इंडिविजुअल उनको और उसको डिवाइड किया कर दिया जाता है हमारी नेक्स्ट जनरेशन से, ठीक है। इसको बस आपको बस ये याद रखना है कि जो आपका रिप्रोडक्शन रिप्लेसमेंट रेट है वो किससे रिलेटेड? हमारे प्रोडक्टिविटी यानी कि बर्थ से, ठीक है। उसके बाद जो रिप्लेसमेंट लेवल है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इज लेवल ऑफ फर्टिलिटी एट विच अ पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेस इटसेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है ना, ये वो लेवल है जहां से एक जनरेशन अपने आप को दूसरी जनरेशन में चेंज कर लेती है, विच अ पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेस इटसेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? हमारा रिप्लेसमेंट लेवल। उसके बाद है मोर्टेलिटी और इसके मेजर। मोर्टेलिटी और मतलब कि हमारा मृत्यु दर और उसका मापन क्या, यानी कि जब हमारी डेथ हो जाती है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? तो डेथ कैन हैपन ओनली, डेथ क्या है? जब तक हमारा बर्थ नहीं होता, डेथ हमेशा बर्थ के बाद होती है। एज ए रिजल्ट मोर्टिफिकेशन ऑल प्री बर्थ फेटल डेथ इज रिमूव, ठीक है। नॉट ऑल नेशन ऑफ वर्ल्ड एक्सेप्ट दिस डेफिनेशन। सभी जो नेशन है वो इसको जीवित जन्म, जो जीवित जन्म के बाद ही मृत्यु हो सकती है, नतीजन जन्म से पहले की सभी भ्रूण मृत्यु को हटा दिया जाता है। जो हमारा फ्यूचर्स, जो हमारा बच्चा होते ही मर जाता है या फिटेस्ट चाइल्ड होता है उसको क्या है, हम मोर्टेलिटी में शामिल नहीं करते हैं। जो पूरे वर्ल्ड में जो कंट्री होते हैं वो सभी कंट्री इस जो हमारी डेफिनेशन इसको नहीं मतलब मानते हैं। एग्जाम्पल के जो इक्वेटोरियल गयाना है, वरेस्को है, वहां पे क्या बेबीज हु डाई विद इन 24 आवर, जो बच्चा पैदा होने के साथ ही 24 घंटे में मर जाता है उसको स्टिल बर्थ में क्या है, काउंट किया जाता है। और अल्जीरिया, फ्रेंच गयाना, सीरिया, all babies who are born alive but die before registration are also considered stillbirth mother। तो जैसे हम इंडिया में इंक्लूड नहीं करते बट जैसे और कंट्री है बाकी कंट्री उनमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। इफ बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंप्लीट व्हेन देयर इज नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्या कह रहा है कि जन्म मृत्यु यानी कि आपको पता है जब डेथ होती है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, सर्टिफाइड होता है। तो जन्म मृत्यु पंजीकरण पूर्ण नहीं है जब कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाती, अगर गवर्नमेंट लॉ बनाती है कि भाई जब कोई डेथ हो जाती है तो उसका सर्टिफिकेट बनना जरूरी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका सर्टिफिकेट हो, ठीक है। बहुत सारे जो कई पिछड़े देश है उनमें ये जो डेथ मृत्यु पंजीकरण है वो क्या बहुत कम है, ठीक है। और जो हमारा डेथ ये जो है डेथ रजिस्ट्रेशन है अभी स्टार्ट हुआ है डेवलप्ड कंट्री में।
देयर आर वेरियस इंडिकेटर टू मेजर, बहुत सारे इंडिकेटर है जिससे हम जो डेथ है डेथ को मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारा क्रूड डेथ रेट, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एज स्पेसिफिक डेथ रेट मैंने आपको वो अभी, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट जैसे समझा है, ऐसी एज स्पेसिफिक डेथ रेट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। तो अब इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा एज एंड सेक्स स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। एज एंड सेक्स स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट कैसे काउंट होगा, कैसे होगा, देखो ये इसका फॉर्मूला याद करना है कि नंबर ऑफ डेथ 1 से 14 साल के बीच में, ये एक सेक्स स्पेसिफिक है। एज और सेक्स स्पेसिफिक, मान लो हमें 1 से 14 साल के बीच में ढूंढना है कि कितने बच्चों की डेथ हुई है, तो 1 से 14 वाले हैं और नीचे क्या है, टोटल पर्सन, यानी कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है 114 में उसी साल में, और उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 लाख से। याद रखना ये फॉर्म, एक तो एज एंड सेक्स स्पेसिफिक में, और हमारा एक और है जिसमें 10,000 से क्या है, मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद है हमारा, ये मैंने आपको बता दिया, अगर आपको 55 वालों का निकालना है तो 55 का भी, तो ये होता है हमारा एज स्पेसिफिक, यानी कि किसी पर्टिकुलर, जब हमें एज का निकालना होता है, मान लो मेरे को जो 10 से 15 वाला जो ग्रुप है उसमें कितने बच्चों की डेथ हुई है वो निकालना है, या मेरे को जो 44 से 49 के बीच में निकालना है, तो क्या यहाँ पे मैं 44 से 49 के बीच का निकाल सकती हूँ। तो ये तो हमारा एज स्पेसिफिक। उसके बाद है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि शिशु मृत्यु दर, यानी कि जब भ्रूण शिशु की मृत्यु होती है, छोटे से बच्चे की। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज यूज टू एक्सप्लेन डेथ ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे की जब डेथ हो जाती है, जब वो 1 साल या उससे नीचे का होता है। नंबर ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी, कितने बच्चों की जान गई है, और उसी साल में जो इन्फेंट है, जो शिशु है, उनकी कितनी पॉपुलेशन है, इनटू में 1000। इससे क्या निकलेगा, हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब हमारा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है कि जब हमारी जो महिलाएं हैं या जो हमारी लेडीज है, जब वो बर्थ देती हैं बच्चों को, तो उसकी वजह से कई बार जो प्रसव कारण है, प्रेगनेंसी में जो पेन होता है, उसकी वजह से लेडीज की डेथ हो जाती है। तो इस रेट को बोलते हैं हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो अब जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको जो गवर्नमेंट है, सोसाइटीज है, वो बहुत ज्यादा क्या है, ग्रेट इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सोशल और इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, देखो जब देखो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसमें ज्यादातर जो हमारी लेडीज है उनकी डेथ इसलिए होती है जब वो कॉन्टिन्यूसली प्रेग्नेंट होती हैं। अब 9 महीने के बाद फिर से, तो ऐसे जब बेबीज को कॉन्टिन्यूसली जब वो बर्थ देती हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। इट इज रिलेटेड टू डेथ रेट ऑफ वुमेन, द रीजन फॉर विच इज रिपीटेड प्रेगनेंसी। रीजन क्या है, बार बार प्रेग्नेंट होने की वजह से उनका क्या है, डेथ हो जाती है, ठीक है। और जो ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जब बार बार होता है तो उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, या हमारा मातृत्व मृत्यु दर, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इसको है, ये किसका रेशो है, रेशो ऑफ फीमेल डेथ ड्यू टू मैटरनल कॉजेज। ऊपर लिखा जाएगा कि महिलाओं की मृत्यु हुई है ड्यू टू मैटरनल कॉजेज, और अपॉन में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अपॉन में क्या किया जाएगा, जो है जीवित जो जन्मों की कुल जीवित जो संख्या है महिलाओं की, इंटू में क्या है हमारा 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। अभी यहाँ पे वीक का देखो पर 10,000 पे, तो दो ही है, एक तो है हमारा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और एक हमारा एज स्पेसिफिक। इनमें 1000 नहीं है, इनमें 10,000 से मल्टीप्लाई होता है। ये होता है हमारा मैटरनल या मातृत्व मृत्यु दर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी के जो आपको मैंने फॉर्मूले करवाए हैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, पेपर में ये फॉर्मूले ही आपसे पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग शगुफ्ता, गुड इवनिंग जयसिंह। तो अब जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन शुरू करेंगे। ये जो फॉर्मूले मैं आपको करवा रही हूँ, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं,
ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले से ही क्या है आपके क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं, पूछा गया आपसे, तो आपको क्या है याद होने चाहिए ये फॉर्मूले, फर्टिलिटी वाले भी और मोर्टेलिटी वाले भी। अब हम कर रहे हैं, हमारा कौन सा टॉपिक है, हमारा है जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन पढ़ रहे हैं हम। ये देखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये हमारा क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। आप लाइव अपडेट्स के लिए एग्जाम्स की इसके साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो अपडेट आपकी पीएचडी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आपको सब कुछ इस पे क्या है अवेलेबल होता है कि कब कौन सी यूनिवर्सिटी के जो है फॉर्म निकले हुए हैं और आपको कैसे फिल करना है सब बताया जाता है। ये हमारे पेपर 1 पेपर 2 के बैच चल रहे हैं। आप पेपर 1 पेपर 2 का 6 मंथ के लिए और 12 मंथ के लिए कंबाइंड बैच भी क्या है जुड़ सकते हैं। ये हमारी फिलअप फॉर्म ऐप है। अगर फिलअप फॉर्म ऐप से कोई जुड़ना चाहता है या कोई कोई भी किसी फिलअप फॉर्म ऐप पे पेपर 2 या पेपर 1 किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन चाहता है, तो वो मेरा कूपन कोड किरण 10 यूज कर सकता है और उसको क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा कूपन कोड यूज करने से। फिलअप फॉर्म ऐप पर ये आपको देखो नोट्स पीवाईक्यू सब कुछ अवेलेबल है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कोचिंग मिलती है। उसके बाद ये देखो हमारा ये जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की यूनिट 1 हो गई, यूनिट 2 हो गई, यूनिट 3 हो गई है, यूनिट 4 हो गई है और अब हम कर रहे हैं ये यूनिट 5, इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज अभी हमारा पॉपुलेशन चल रहा है, उसके बाद हमें सेटलमेंट करना है। तो पॉपुलेशन में भी अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे माइग्रेशन। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है, और हमने जो क्या कहते हैं, ये कहाँ गया, एक मिनट, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी वाला भी पढ़ लिया है अब हमने। और अब हम पढ़ेंगे माइग्रेशन के टाइप, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो माइग्रेशन होता क्या है, यानी कि प्रवास। जो हमारा प्रवास है वो जोग्राफिकल, जो हमारा ट्रांसफर है इज जोग्राफिकल एंड मतलब भौगोलिक होता है। जोग्राफिकल क्यों बोला है, भौगोलिक क्यों बोला है, क्योंकि प्रवास में हम क्या है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। ठीक है, तो इस रेस को क्या बोला गया है, जोग्राफिकल, यानी कि इसमें हम हमारा जो है एरिया बदलता है, हम एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसको क्या बोला जाता है, माइग्रेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, स्थानांतरण एक भौगोलिक चीज है जो हर समय एक मानवीय आवश्यकता रही है, यानी कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन की नीड के अकॉर्डिंग ये क्या है चेंज होती रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, बिकॉज देयर हैज बीन अ टेंडेंसी, क्योंकि ये मानव है, जो ह्यूमन है उनकी टेंडेंसी रही है कि टू माइग्रेट टू अ प्लेस वेयर लाइफ इज रिलेटिवली, कि जो मानव है वे ऐसे प्लेस पर क्या है माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पे जो लाइफ है वो बहुत इजी है, जो प्लेस है वो बहुत अच्छा है, एज कम्पेयर टू जहाँ पे जो लाइफ है वो हार्ड है। अब देखा जाए, जैसे अब हम प्लेन एरिया में रहते हैं तो हमारे लिए ये लाइफ जो क्या है बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन अगर हम बाय चांस में कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उसकी वजह से मेरा हिमालय जो हमारा माउंटेन्स रीजन है वहां पे मेरा ट्रांसफर हो जाता है, तो मेरे लिए वहां पे लाइफ कैसी होगी, बहुत ज्यादा हार्ड होगी। तो मैं क्या करूंगी, जल्दी से जल्दी वहां से क्या है माइग्रेट करने की कोशिश करूंगी। जब मैं एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चली जाती हूँ तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रवास। अब प्रवास दो तरीके का होता है, ये याद रखना है, इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन और इमिग्रेशन। ई माइग्रेशन क्या होता है, यानी कि हमारा है उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास का मतलब वह है जिसमें मनुष्यों का एक स्थान, क्षेत्र, देश या महाद्वीप से प्रवास होता है। मान लो ये और दूसरे स्थान को, ठीक है, मान लो अब मैं इंडिया से अमेरिका जा रही हूँ, तो क्या हुआ, ये इंडिया से क्या हो गया, प्रवास हो गया है। जब ये ई माइग्रेशन होता है ना, उत्प्रवास होता है, यानी कि मैं बाहर कंट्री में चली जा रही हूँ, तो जब मैं इस ए से बी में जा रही हूँ, तो ये जो ए कंट्री है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो कमी हो जाती है, किसकी, पॉपुलेशन की कमी हो जाती है इमाइग्रेशन की वजह से। और बी कंट्री में क्या हो जाती है, पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इनके अकॉर्डिंग जो नॉर्थ अमेरिका कंट्री है, ये जो बी कंट्री है, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ गई तो यहाँ पे क्या हुआ, इमिग्रेशन यानी कि आप्रवास। और यहाँ से मैं जा रही हूँ तो ये क्या हो गया, उत्प्रवास। उत्प्रवास यानी कि बाहर जाना।
आप्रवास मतलब किसी कंट्री में आकर बस जाना, ठीक है। किसी क्षेत्र या स्थान के अभाव में बाहरी स्थानों से मनुष्य अंदर आ जाते हैं आजीविका की सुविधा के लिए, ठीक है। तो याद रखना कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, और किससे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी किससे डिक्रीज होगी। देखो जो हमारा ई माइग्रेशन है इससे क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन जो है वो कम होती है, और ये जो हमारा इमिग्रेशन है इससे क्या होता है, हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक ये दूसरे स्थान को छोड़कर किसी स्थान पर आकर बस जाते हैं, और बसने की वजह से क्या पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। और जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन का जो रीजन है कि हमने प्रवास क्यों किया, वो हमारे सोशल इकोनॉमिक इन सब पे डिपेंड करता है। अब हमारा है प्रायर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो ये अगर आप ये इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन से ई से याद रखो एक्सटर्नल, और आई से याद रखो इंटरनल। एक्सटर्नल यानी कि बाहर जा रही है, इंटरनल यानी कि अंदर आ रही है, ठीक है। अगर मैं औद्योगिकरण से पहले की बात करूं तो हमारा क्या है, जो हमारा रूरल टू रूरल यानी कि गांव से गांव और गांव से शहर वाला ही जो माइग्रेशन है वो देखा गया था। लेकिन जब हमारा शहरीकरण बढ़ गया, यानी कि हमारा क्या है, जब अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो गया, तो उसके बाद हमें क्या है, अर्बन से रूरल की तरफ भी जो है पलायन देखने को मिला है। यानी कि शहर से गांव की तरफ क्यों जाते हैं, बेहतर पर्यावरण और शांति के लिए। क्योंकि जो हमारा अर्बनाइजेशन या जो हमारा अर्बन एरिया, वहाँ पे क्या भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, कंजेस्टेड एरिया होता है, शांति नहीं होती, क्योंकि सारी इंडस्ट्री वहाँ पे होती है, बहुत ज्यादा शोर होता है। तो लोग इस शोर से बचने के लिए कहाँ जाते हैं, गांव में पलायन कर जाते हैं, वहां पे माइग्रेट कर जाते हैं। तो जो अब अर्बनाइजेशन बढ़ा है तो उसके बाद से ये वाला जो हमारा है अर्बन टू रूरल वाला माइग्रेशन भी देखा गया है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट क्या रहा है, अब इसके ये देखो, ये याद रखने हैं परिणाम। जो हमारी माइग्रेशन है, माइग्रेशन के रीजन रिजल्ट, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब ये माइग्रेशन हुआ तो इसका क्या रिजल्ट हुआ है, तो देखो हमारा जो डेमोग्राफिक है, हमारा जो यानी कि हमारा जनांकीय, हमारा इकोनॉमिक सोशल कल्चरल फिजिकल चेंजेस हमें देखने को मिले हैं माइग्रेशन की वजह से। अब देखो कल्चरल, देखो इस सेंस में, अगर मैं अपने इंडिया कंट्री को छोड़ के वेस्टर्न कंट्री में या नॉर्थ अमेरिका चली जाती है, तो मैं अपना जो कल्चर है वहां के लोगों के अकॉर्डिंग शुरू कर दूंगी, रहना सहना सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा, मेरी सोशल लाइफ भी उनके अकॉर्डिंग हो जाएगी, इकोनॉमिक लाइफ भी वहाँ यूएसए के अकॉर्डिंग हो जाएगी कि मैं कितना अर्न करूंगी उस वे से स्पेंड करूंगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे माइग्रेशन जो है उसके रिजल्ट हैं, और उसकी वजह से ये चेंजेस हमें क्या है देखने को मिले हैं। अब क्या है, उच्च जीवन स्तर, अब देखो उच्च जीवन स्तर की इच्छा ने भी पलायन को यानी कि माइग्रेशन को क्या है बढ़ावा दिया है। हायर जो लिविंग बर्थ है, यानी कि मैं बहुत अच्छा जीवन जीना चाहती हूँ। अब आप सबको पता है जो इंडिया में इजीली हमें जॉब अवेलेबल नहीं होते, लेकिन जो बाहर है, बाहर अगर लोग जाते हैं तो वहां पे अगर हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करते हैं तो उसे भी हम बहुत ज्यादा अर्न कर लेते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपने हाई लिविंग स्टैंडर्ड के लिए पलायन या माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है वियतनाम से चीनी लोगों के स्थानांतरण को बोट पीपल के नाम से जाना जाता है। जब हमारे वियतनाम से यानी कि वियतनाम से जो चीनी लोगों का माइग्रेशन हो उसको क्या बोला जाता है, उन पीपल को बोला जाता है बोट पीपल। ट्रांसफर ऑफ चाइनीज, चाइनीज का ट्रांसफर हुआ वियतनाम से, और वो जो लोगों का ट्रांसफर हुआ उनको क्या बोला जाता है, बोट पीपल, ठीक है। पहले स्कॉलर जिन्होंने जो प्रवास है उनसे रिलेटेड जो है रूल बनाया, लॉ बनाया, उनका नाम है एल ए कॉन्सिका। याद रखना, फर्स्ट स्कॉलर टू मेक माइग्रेशन रूल, पहले स्कॉलर जिन्होंने माइग्रेशन के रूल बनाए उनका नाम है एल ए कॉन्सिका। अब जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन दो, अगर मैं प्लेस बेस्ड माइग्रेशन और रीजन बेस्ड माइग्रेशन, ठीक है। तो जो माइग्रेशन है प्लेस बेस्ड माइग्रेशन में हमारा है इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है। और हमारा रीजन बेस्ड माइग्रेशन, अब ये देखो, ये पुल फैक्टर और पुश फैक्टर से आपके क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर, ठीक है। इन दोनों, इन ये जो दो फैक्टर है ना, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर,
इनसे क्या है क्वेश्चन बनते हैं, रीजन असर्शन के क्वेश्चन बनते हैं। पुल का क्या मतलब होता है, धक्का देना, ठीक है, पुल फैक्टर। और पुश क्या है, एक मिनट एक मिनट, देखो पुश फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जब हम क्या है माइग्रेशन करना नहीं चाहते हैं, बट सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन या कह लो मतलब कि हमारे जो जीवन जीने का तरीका है वो इतना लो हो जाता है, हमारे पास पैसे नहीं होते, तो पैसे कमाने के चक्कर में क्या है हम अर्बन एरिया की तरफ क्या करने लगते हैं, माइग्रेट करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो अर्बन एरिया वहां पे हमें काम मिलेगा, और काम मिलेगा तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो ये कौन से फैक्टर होते हैं, पुश फैक्टर, मजबूरी या जबरदस्ती से हम जो जब हम माइग्रेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं पुश फैक्टर। और पुल फैक्टर कौन से फैक्टर होते हैं, जब हम पुल फैक्टर वे फैक्टर होते हैं जब हम माइग्रेशन करते हैं शहर की चकाचौंध देखकर, जब हम कि हमें शहर में बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होता है, वहां पे इनकम अच्छी होती है, तो जब हम ये चीजें अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होने की वजह से माइग्रेशन जब करते हैं उसको बोलते हैं हमारा पुल फैक्टर। तो ये है हमारा पुल और पुश फैक्टर। प्लेस बेस्ड माइग्रेशन में हमारा इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन वो है जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट के चले जाते हैं हम, एक गांव से दूसरे गांव में, गांव से शहर की तरफ आते हैं, तो ये हमारा इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन है जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री, मान लो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, हम पाकिस्तान से एशिया वहां जापान चले जाते हैं, जापान से अमेरिका, तो ये क्या हमारा इंटरनेशनल माइग्रेशन है, ठीक है। उसके बाद है जो हमारा इंटरनल माइग्रेशन है, वो क्या होता है, इंटरनल माइग्रेशन हमारा होता है डिफरेंट रीजन ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री के अंदर ही अलग अलग रीजन में, अलग अलग प्रदेश में हो सकता है, उसको बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन। और माइग्रेशन इंटरनेशनल माइग्रेशन कौन सा होता है, जब दो कंट्री के बीच में होता है, उसमें हमारे इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन ये दोनों मैंने आपको बता दिया। अब हमारा वन कंट्री टू अनदर, जो दूसरा है वो हमारा जब जो एक जो हमारा कंट्री होता है उसके अंदर ही जब होता है, जैसे विलेज टू सिटी हो गया, सिटी टू सिटी, विलेज टू विलेज या सिटी टू विलेज, ठीक है। यानी कि सबसे पहला है हमारा ये चार हमारे कैसे हैं, इंटरनल जो प्रवास है, इंटरनल जो माइग्रेशन है उसके टाइप है, गांव से गांव में, एक गांव से दूसरे गांव में चले गए, गांव से शहर की तरफ चले गए, और हम शहर से गांव की तरफ या शहर से दूसरे शहर में जब पलायन करते हैं, तो ये चार तरीके का क्या होता है हमारा इंटरनल माइग्रेशन। तो जो फर्स्ट माइग्रेशन है, माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी, ठीक है, यानी कि हम गांव से शहर की तरफ जब जाते हैं, ये जो हमारा माइग्रेशन है विलेज टू सिटी, ये मोस्टली कब होता है, एक मिनट, देखो विलेज टू सिटी में होता है डेवलपिंग, जो हमारी विकासशील कंट्री यानी कि जो अभी विकास जिनमें अभी विकास हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जो माइग्रेशन वो मोस्टली होता है विलेज टू सिटी वाला माइग्रेशन, यानी कि हमारा गांव से शहर की ओर जो माइग्रेशन होता है, वो उसका जो मेन रीजन है, वो मेन रीजन क्या है, हमारा रोजगार के अवसर कम होने की वजह से क्या है, शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं। फर्स्ट रीजन आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, फर्स्ट है हमारा लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिसकी वजह से गांव को क्या है मजबूरन हमें छोड़ना पड़ता है। अगर सेकंड पूछा जाए तो जो अर्बन डेजल इज अट्रैक्टिंग द विलेज, यानी कि जो शहरों की, डेजल का मतलब होता है चकाचौंध, जो शहरों की चकाचौंध होती है उसकी वजह से विलेजर क्या है गांव छोड़ के शहर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये दो फैक्टर हैं, ये दो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि माइग्रेशन विलेज से सिटी की तरफ किन रीजन की वजह से होता है। तो पहला रीजन है, पहला हमारा कौन सा फैक्टर है, पहला हमारा है पुश फैक्टर, हम फोर्सफुली करते हैं क्योंकि हमारे पास काम नहीं होता और काम की वजह से हम पलायन कर जाते हैं। दूसरा है शहरों की चकाचौंध, ये हमारा पुल फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सिटी टू सिटी माइग्रेशन, यानी कि जब हम शहर से शहर की तरफ माइग्रेशन करते हैं, ये हम है ना अपने इकोनॉमिक रीजन,
यानी कि पैसे कमाने के चक्कर में चले जाते हैं। जैसे पहले हम किसी छोटे शहर में रहते हैं, तो छोटे शहर से क्या है बड़े शहर की तरफ चले जाते हैं, ताकि हमारे पास क्या है ज्यादा पैसे हैं। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन। पैसे कमाने के चक्कर में हम छोटे से जो छोटी सिटी है उससे बिग सिटी की तरफ क्या है चले जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली जो सिटी टू सिटी या अर्बन टू अर्बन जो हमारा माइग्रेशन होता है, ये होता है हमारे लिविंग जो स्टैंडर्ड होती है, लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के लिए हम जाते हैं। इसमें जो मोस्टली माइग्रेट करते हैं वो जो हमारी ट्रेंड और जो स्किल्ड लेबर होते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब हमारे पास जो हमने छोटे जो शहर है वहां से नॉलेज ले ली, स्किल ले ली, अब इस स्किल को अगर बड़े शहर में दिखाएंगे तो हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा पैसे होंगे तो हमारा क्या है काम अच्छा मिलेगा, काम अच्छा मिलने से हमारे वेजेस अच्छे होंगे और हमारी लिविंग जो स्टैंडर्ड है, जो हमारी लाइफ है, लाइफ सुधर जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा शहर से शहर का प्रवास। उसके बाद है हमारा माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू विलेज, यानी कि जब गांव से गांव में करते हैं ये जो, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव में जब करते हैं, ये होता है हमारा एग्रीकल्चरल कंट्रीज में होता है। और जो हमारा एग्रीकल्चरल रीजन है उसकी वजह से होता है ये मोस्टली। जो विलेज टू विलेज वाला जो होता है ना, ये विलेज टू विलेज वाला होता है हमारा, इसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चरल कंट्री में होता है। और ये मोस्टली एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, के लिए होता है। यानी कि जो हमारे कृषक है ना, जो हमारे किसान हैं, वो करते हैं गांव से गांव की तरफ। ये प्रवास सबसे कहाँ होता है? कृषि प्रधान देशों में होता है। ठीक है, और क्या है ये जो, जैसे आपको पता है कि जो हमारे बिहार है, बिहार से जो हमारे जो मजदूर है वो क्या करते हैं, पलायन करते हैं। जब फसल वाला टाइम होता है, फसल कटती है और जब फसल बीज नहीं होती है तो क्या है इस टाइम पे वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। सीजनल माइग्रेशन भी होता है। ठीक है, और दूसरा है रिसोर्स के लिए। फर्स्ट रीजन तो है हमारा एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और दूसरा है इनका जो माइग्रेशन होता है वो किस लिए होता है? रिसोर्स की वजह से। यानी कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे रिसोर्स की क्या होती है, कमी होती है। रिसोर्स कौन से? जैसे हमारा सोयल की फर्टिलिटी कम होती है, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो इसकी वजह से क्या है वो माइग्रेट कर देते हैं। अब है हमारा माइग्रेशन फ्रॉम सिटी टू विलेज। अब गांव से शहरों की तरफ, यानी कि शहर से जो गांव की तरफ हम मूव करते हैं, क्यों करते हैं? इसका एक ही रीजन है, हमारे इन्वायरमेंट की वजह से। जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे क्या है, इन्वायरमेंट, जो हमारी ये जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे इन्वायरमेंट इतना ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, तो इस पोल्यूशन से बचने के लिए शहर के लोग गांव में शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। इन्वायरमेंट और पीस की वजह से क्या है, यहाँ पे जो है माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है हमारा विलेज टू सिटी की तरफ। ठीक है, today it has become clear that population in central part of city is decreasing due to rural migration from nation of Europe after second world war। जैसे पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है सिटी में, इसकी वजह से क्या है जो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से क्या हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है और जो लोग क्या है वो शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो आगे वाला है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा जो माइग्रेशन है और माइग्रेशन की थ्योरी हम ये कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सा जो है पॉपुलेशन की थ्योरी भी पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। नहीं तो हम माइग्रेशन के कोजेज भी पढ़ लेते हैं और जो रेवेंस्टाइन का जो लॉ है उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा आगे और कर लेंगे। देखो अब जो ये माइग्रेशन है ना, माइग्रेशन के जो कोजेज है वे पूछे जाते हैं कि माइग्रेशन के क्या जो प्रवास होता है वो क्यों होता है। सबसे पहले हमारा टेक्नोलॉजी। देखो जो शहर है, शहरों में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। या ये तो अगर आप इंटरनल बात करो, जैसे हमारा मुंबई है, मुंबई में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, या वहाँ पे बॉलीवुड है, वहाँ पे काम बहुत ज्यादा, तो लोग क्या करते हैं प्रवास कर जाते हैं। अब जैसे यूएसए है, इंडिया से यूएसए की तरफ क्या होता है माइग्रेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि यूएसए हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है।
तो टेक्नोलॉजी की वजह से जो लोग हैं मूव करते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी वहां पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है उतना अच्छा होगा। उसके बाद है इकोनॉमिक रीजन, वही बात है, पैसे कमाने के लिए भी जो लोग हैं वो माइग्रेशन करते हैं। तो ये जो रीजन है ना, ये आपसे पूछे जाएंगे, आपको स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा माइग्रेशन का रीजन है या इनमें से कौन सा नहीं है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से माइग्रेशन हो रहा है, इकोनॉमिक रीजन से माइग्रेशन हो रहा है। एक पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन जब हो जाती है किसी जगह पर, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, और पोल्यूशन होने की वजह से अशांति हो जाती है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से लोग क्या है, खुले जो स्थान है उनकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं, दूसरे शहरों की तरफ बसना शुरू करते हैं। उसके बाद सोशल और रिलीजियस कॉजेज हो सकते हैं, यानी कि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर किसी की जो धर्म है उसकी जो है उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, या कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो किसी अलग अलग धर्म पर मानने पर रोक लगा दी जाती है, या वहाँ का जो सोशल लाइफ है, यानी कि सोशल यानी कि वहाँ की एजुकेशन, और एजुकेशन वहाँ की सब कुछ जो है अच्छा नहीं है, तो इसकी वजह से भी लोग क्या है, माइग्रेट कर लेते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल कोजेस, यानी कि हमारा कहीं पे लोकतंत्र हो सकता है, कहीं पे नहीं होता है, कहीं पे लोगों की जो है जहाँ पे जो मोस्टली जो लोग है वो डेमोग्राफिक कंट्री यानी कि लोकतांत्रिक कंट्री की तरफ मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लोगों को उनके अधिकार और उनके अधिकारों का राइट, उनके जो राइट है उनका जो है उल्लंघन नहीं होने दिया जाता। जो हमारे पीपल्स है वो क्या है, डेमोग्राफिक कंट्री की तरफ मूव करते हैं। तो पॉलिटिकल कॉजेज हो सकते हैं हमारे माइग्रेशन के। उसके बाद है हमारा सूचना का प्रसार, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की वजह से भी जो लोग है वो माइग्रेट कर जाते हैं। उसके बाद है जनरल राइज इन लेवल ऑफ एस्पिरेशन वॉर्स, ठीक है, क्या है, यानी कि कुछ कंट्री ऐसी होती है कि जहाँ पे क्या होता है, वॉर की कंडीशन होती है, जैसे अभी यूक्रेन है, यूक्रेन में वॉर की कंडीशन चल रही है, तो इससे क्या है, लोग वहां को छोड़ के और दूसरी जो प्लेस है वहां पे भागते हैं। तो ये क्या है, इससे भी हमारा माइग्रेशन होता है। और उसके बाद कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी होती हैं, ठीक है, तो वे जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसकी वजह से भी लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी नहीं है तो क्या है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये जो 9 रीजन आपको याद रखने हैं कि किन किन रीजन की वजह से हमारा जो है माइग्रेशन होता है। सबसे पहला हमारा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक रीजन, ओवर पॉपुलेशन, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर जो हमारी वॉर्स की कंडीशन हो जाती है, और हमारा क्या है, जनरल राइज इन लेवल ऑफ एस्पिरेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी। इन सब की वजह से जब इंक्रीज होता है तो ये सब जब बढ़ जाते हैं तो इन सब की वजह से क्या होता है, हमारा माइग्रेशन होता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन जो है, मैंने आपको ऑलरेडी जो रिजल्ट है माइग्रेशन के, डेमोग्राफिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, ये सब क्या है, चेंज हो जाते हैं माइग्रेशन की वजह से। अब ये है हमारे लॉ ऑफ माइग्रेशन। लॉ ऑफ माइग्रेशन में सबसे पहला जो लॉ है वो है हमारे रेवेनस्टाइन का। ये जो माइग्रेशन का जो लॉ है, आपसे पेपर में पूछा गया, सब कब दिया इन्होंने, 1885 में। पहले स्कॉलर हैं जिन्होंने पहले वो कौन से स्कॉलर हैं जिन्होंने जो रूल सेट किया है माइग्रेशन से रिलेटेड, वो है हमारे रेवेनस्टाइन, ठीक है। रेवेनस्टाइन ने 1885 में दिया है अपना ये लॉ, और इन्होंने क्या है, एम्पिरिकल स्टडी की है पॉपुलेशन की। अब एम्पिरिकल स्टडी कौन सी होती है, एम्पिरिकल स्टडी यानी कि अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस किया उन्होंने उस कंट्री में जाके, वहाँ की जो भी पॉपुलेशन है उसको खुद पर्सनली जब एक्सपीरियंस करके इन्होंने क्या अपना ये लॉ दिया है। जैसे माइग्रेशन नेम फर्स्ट में किसने दिया है, ये कुछ नहीं, अभी किसी को नहीं पता है, ये सब नहीं है। अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो माइग्रेशन पे सबसे पहले लॉ किसने बनाया, तो वो तो है हमारे कौनसिका। कौनसिका ने हमारा क्या है
कौन सी का ने दिया है, अभी पहले बताया था, जब ये आपको अपलोड होगा तब देख लेना। एल ए कौन सी का ने दिया है। और उसके बाद जो ये माइग्रेशन का जो सबसे पहले जो रूल जो सेट किया वो हमारे रेवेंस्टाइन है। रेवेंस्टाइन का ई माइग्रेशन लॉ 1885 में दिया है, एम्पेरिकल स्टडी पे बेस है। अब ये जो लॉ है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि हमने माइग्रेशन का छोटा सा पार्ट कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम, हाँ बता तो दिया। एल कौनसिका, एल कौनसिका है जिन्होंने माइग्रेशन पर सबसे पहले जो है कानून बनाए थे। और अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 8 से 9 बजे वाली क्लास में, ठीक है। तो ये जो हमारे माइग्रेशन है, माइग्रेशन के जो भी लो हैं, तीन जो लो हैं वो मैं आपको करवा दूंगी। हाँ इरिश, ये आपकी 5th यूनिट चल रही है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो आज जो है हम जो थ्योरीज है वो सारी कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी इसकी रिवीजन कीजिए। और माइग्रेशन के लॉ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। और आपकी जो थ्योरीज हैं, दो थ्योरी है, नेचुरल थ्योरी और सोशल थ्योरी। उसमें आपकी माल्थस की थ्योरी है, रिकार्डो की थ्योरी है, सेडलर की थ्योरी है। छोटी छोटी थ्योरी है, बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है। नहीं, क्योंकि जैसे ही 7 बजे बच्चों की है ना फर्स्ट पेपर की क्लास होती है, मैं नहीं ले सकती हूँ, तो फिर मेरे को यहीं पे लीव करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप अब 8 से 9 बजे वाली क्लास में ज्वाइन करना। तब तक के लिए आप अपने नोट्स प्रिपेयर करो, स्टडी करो। थैंक यू सो मच।